हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोशियोमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ा है। आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ा है, अभी हमने एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पढ़ा था। तो एटॉमिक मासेस क्या होते हैं हमारे पास, दिस इज मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा था कि वो मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है एंड वो कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एंड वो कौन से होते हैं, रिलेटिव मासेस एंड द एब्सोल्यूट मासेस। तो रिलेटिव मासेस में हमारे पास क्या होता है, जो कि हम मास निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम होता है एंड उसको हम म्यू में लेते हैं। एंड एब्सोल्यूट मास जो होता है वो हमारा एक्चुअल मास होता है, जो एक्चुअल में एटम या फिर मॉलिक्यूल का मास होता है, जो हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो इसी सेम चीज़ को अगर मैं आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स से अगर हमें Cl का मास निकालना है, ठीक है, क्लोरीन का मास निकालना है, तो एटॉमिक मास के लिए सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन के लिए हमने देखा था कि हमारे पास 35.5 म्यू हमारा मास आ रहा था, विच इज़ आर रिलेटिव मास। तो इसी को अगर हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मास ऑफ वन प्रोटॉन का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्लोरीन का एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमने ये क्या निकाल दिया है, एटॉमिक मास निकाल दिया है, जो कि हमने रिलेटिव भी ले लिया है एंड एब्सोल्यूट भी देख लिया है। ऐसे ही अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एंड मॉलिक्यूल में भी अगर हमें एलिमेंट का मास निकालना है, तो हमने ऐसी एग्जांपल ले लिया Cl2 का। ठीक है, तो हमें पता है सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। तो टू एटम्स ऑफ क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 71 म्यू, जो कि हमारे पास निकल कर आया है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अब इसे हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो हम वही अगेन इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा मास जो है वो एब्सोल्यूट आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालना है, तो लेट्स से हम OCl2 ले लेते हैं। तो इसका मास क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम का जो मास होता है वो 16 होता है एंड Cl2 का जो मास है वो 71 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 87 म्यू। ग्रेट, तो सेम यहाँ पे हमने रिलेटिव मास निकाल लिया है एंड इसको भी अगर हमें एब्सोल्यूट मास में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट मास। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने निकाल लिए हैं हमारे मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाला है जिसमें Cl2 जो है वो एलिमेंट का है एंड OCl2 जो है वो कंपाउंड का मास है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम म्यू में जो आंसर्स निकाल रहे हैं वो हमारे रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं एंड जो हम ग्राम में आंसर्स निकाल रहे हैं वो हमारे एब्सोल्यूट मासेस हैं। ठीक है, एक्चुअल मासेस हैं जिसको हमने प्रोटॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो यही हमने अभी तक पढ़ा था, रिलेटिव मासेस एंड द मॉलिक्यूलर मासेस। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री का एंड बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसको ध्यान से समझना कि हम क्या कहने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो आपकी मम्मा है घर पे और वो बोल रहे हैं कि देखो मैं 1 डज़न बनाना लेकर आई हूँ, तो क्या आप अपनी मम्मा से ये पूछोगे कि नहीं नहीं मुझे बताओ आप कितने बनाना लेकर आए हो। आपको पता है कि 1 डज़न का वैल्यू क्या है, आपको पता है कि मम्मा 12 बनानास लेकर आए। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले अरे तुझे पता है सचिन ने आज सेंचुरी मार दी, तो क्या आप उससे पूछोगे कि सचिन ने कितने रन लिए, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सेंचुरी का मतलब क्या है, 100, मतलब कि सचिन ने 100 रन लिए होंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि डजन एक वर्ड है एक फिक्स नंबर के लिए जो कि है 12, ऐसे ही सेंचुरी एक वर्ड है जो कि एक फिक्स नंबर के लिए है 100।
तो सेम ऐसे ही मोल भी, जो 1 मोल जो है, मोल भी एक वर्ड है एक फिक्स्ड नंबर के लिए, और वो फिक्स्ड नंबर हमारे पास क्या होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मोल क्या है, मोल बस ये बता देना उन्हें, ऐसे ही डजन या सेंचुरी का एग्जाम्पल देके बता देना कि अरे यार मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ एक वर्ड है जो कि एक बहुत बड़े नंबर को दे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोल से रिलेटेड, पूरे मोल कंसेप्ट में मोल से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, हमें ये देखना है कि मोल को कैसे रिलेट किया है हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो आपको समझ आ ही जाएगा। एंड मोल को रिलेट किया है हमने मास से, जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास का क्या मतलब है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल। ऐसे ही हमने मोल को रिलेट किया है वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं कि जो हमें वॉल्यूम देखना है वो हम गैस का डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एंड लिक्विड एंड सॉलिड्स का हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये भी जब हम अब करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है फ्लो चार्ट कि हमें मोल में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब हम रिलेट कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 of that anything। ये यहाँ पे मैंने बहुत ही रैंडम लैंग्वेज में कुछ लिखा है जो कि आप किसी बुक में नहीं देखोगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ इसको ध्यान से समझना कि मैं 1 मोल किसी भी चीज को बोल सकती हूँ। मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है, इट मीन्स मेरे पास इतने नंबर ऑफ पेन्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनीथिंग मतलब आप किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो मोल से। जैसे कि आप सेंचुरी के लिए रन से भी रिलेट कर सकते हो कि धोनी ने 1 सेंचुरी मारी, या फिर आप सेंचुरी को ईयर से भी रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप मोल को भी किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी सेम इतने बड़े नंबर को एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जिसे हम बोल देते हैं Na। इसको शॉर्ट फॉर्म में Na बोल देते हैं इतने बड़े नंबर को। एंड इतने बड़े नंबर का एक और नाम भी होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये भी आप सुनोगे। तो इस मोल कंसेप्ट को केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, अब उस चीज को समझते हैं कि जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है CO2 के, मतलब कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं कि हम 1 मोल किसी भी चीज का ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 गैस है, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं O2 गैस के, अरे भाई वही नंबर, ये नंबर जो है हमारे पास, इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास O2 के। ठीक है, अब आई होप ये तो आपको डाउट नहीं आ रहा होगा कि O2 और CO2 दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एटम नहीं है, सिंगल एटम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, इसको नहीं भूलना है अब, है ना। चलो, अब इसी सेम O2 गैस में मॉलिक्यूल्स तो आपको पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बट अगर मैं ये पूछूं कि 1 मोल ऑफ O2 गैस में, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ O2 गैस के अंदर आपके पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पे आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के अंदर 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको ही थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को लेते हैं। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के अंदर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास।
2 हाइड्रोजन एटम्स एंड आपके पास 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है, तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, इसको ध्यान से सुनना कि 1 मोल ऑफ H2O में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो आप क्योंकि 1 मोल ऑफ H2O को बोल रहे हो ना, पूरे के पूरे H2O को बोल रहे हो, तो उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। ठीक है, बट अगर हम ये पूछ रहे हैं कि उसके अंदर 1 मोल ऑफ H2O के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन के एटम देख रहे हैं तो हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल H2O के अंदर 1 ही ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो 1 मोल H2O के अंदर Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही होंगे। बट अगर हमसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो हम बोल सकते हैं 2 Na एटम्स होंगे हमारे पास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर हम सेम केस लेके चलते हैं, लेट्स से अगर हम H2SO4 का केस ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर हमारे पास, ध्यान से सुनना, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हम एज अ होल लेके चलेंगे कि जितने हम 1 मोल के लिए बोल रहे हैं ना, तो 1 मोल के लिए Na ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स तो हमेशा Na ही होंगे, मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। बट इसके अंदर अगर हम ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हमारे पास 1 मोल के अंदर 2 into Na एटम्स हो जाएंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पूछें कि सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो हमारे पास सल्फर के तो Na एटम्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर एक ही एटम है सल्फर का। ऐसे ही अगर हमसे पूछें कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, तो हम बोलेंगे 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही हमने यहाँ तक तो देख लिया, बट अगर हमसे कोई ये पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स हैं। 1 मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? जब 1 मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? 7 Na एटम्स। 7 Na एटम्स हम क्या बता रहे हैं? टोटल एटम्स बता रहे हैं H2SO4 के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर वो मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं या फिर वो कोई पर्टिकुलर एटम के बारे में पूछ रहे हैं। अगर वो मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बट अगर वो एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने फर्दर एटम्स हैं। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि हम 1 मोल के लिए लेके चल रहे थे, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा 1 मोल ही होगा। हमारे पास कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। मान लो हमारे पास x मोल, कुछ भी x वैल्यू है, x मोल ऑफ SO2 है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने x मोल ऑफ SO2 में कितने SO2 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे x Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ऐसे ही सल्फर के कितने एटम्स हो जाएंगे? हमें पता है कि जब 1 मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल एटम है सल्फर का, तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? XNA मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? XNA एटम्स ही हो जाएंगे सल्फर के भी। ठीक है, बट अगर हमें ऑक्सीजन के एटम्स पूछ ले हैं तो हम क्या बोलेंगे? 2XNA एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट अगर हमें ऐसे ही टोटल एटम्स पूछ लें तो हम बोलेंगे 3XNA एटम्स, मतलब कि टोटल एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टोटल। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि अगर हमें मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करना है। अब वो पार्टिकल चाहे हमारे पास मॉलिक्यूल हो, चाहे हमारे पास एटम हो। ठीक है, बट अगर हमें पार्टिकल से मोल में जाना है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ध्यान से देखना। अब कि लेट्स से अगर हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं, एंड आपको बताना है कि उसके अंदर कितने
मोल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे बताओगे कि देखो सबसे पहले आप वो इंफॉर्मेशन सोचो जो आपको पता है। आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब होते CO2 के, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जब होते तो आप ये बोल देते कि वो 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है तो 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल हो जाएंगे? 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है। अब आपने 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल लिया है, तो ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? इसमें आप इसमें कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10⁻22, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/20 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, बस एक नॉर्मल यूनिटरी मेथड फॉलो किया है। बट यहाँ पे आपके लिए एक इजी चीज कर देते हैं कि अगर आपको पार्टिकल से मोल निकालना है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाएगा हमारे पास, दैट इज number of moles is equal to number of molecules divide by 6.022 into 10⁻23 molecules। ग्रेट। तो जब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है डिवाइड बाय, आप अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो ये क्वेश्चन में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आ जाए कि वो मॉलिक्यूल के बजाय आपको ऑक्सीजन एटम्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है इन H3PO3, ठीक है। तो उन्होंने आपको क्या दिया है? इतने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं ऑक्सीजन के इन H3PO3, तो आपको क्या निकालना है? आपको ये बताना है कि मोल्स ऑफ H3PO3 कितने हैं। तो यहाँ पे आपको H3PO3 के मोल्स बताने हैं, आपको एटम्स के मोल्स नहीं बताने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इन एटम्स में से पहले मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे कि H3PO3 के कितने हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि आपको ये पता है कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जब होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 होता है। तो अगर आपके पास 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके पास है 1/3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं H3PO4 के, ठीक है। ग्रेट। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया है? आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो आपको सीधा क्या करना है? अब तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप डायरेक्ट ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1/3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, ठीक है। एंड डिवाइड किससे करना है आपको? 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ये आप यहाँ पे कट करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 1/6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10⁻³ तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/6000 मोल, ठीक है। बहुत ही कम मोल का वैल्यू आया है, बट हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें आंसर निकालना। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या किया? हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमें मेंशन थे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के इन H3PO3, एंड हमें मोल्स निकालने थे H3PO3 के ही। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा? हमें सबसे पहले एटम्स से मॉलिक्यूल निकालने पड़े H3PO3 के, क्योंकि हमें मोल भी H3PO3 के ही निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम्स के मोल नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो वहां से हमने देखा कि हमारे पास 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 होता है। तो हमारे पास जितने एटम्स मेंशन थे हमने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए H3PO3 के, ठीक है। फिर हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, हमने डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ
मोल्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मोल का वैल्यू निकालना, क्योंकि जनरली यही होता है कि जो मोल पूछा होता है वो मॉलिक्यूल का ही पूछा होता है। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ। लेट्स से कि अगर आपके पास मेंशन है कि आपके पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि होता है C6H12 एंड और 6, तो इसमें जो एटम्स है ग्लूकोज के अंदर जो एटम्स हैं आप उनके मोल्स कैसे निकालोगे, वो एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी है। वैसे तो बहुत क्लियर है ये चीज़ कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ C6H12 और 6 है तो उसके अंदर 6 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, बिकॉज आपके पास 1 मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम्स हैं कार्बन के। ऐसे ही आपके पास 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही सेम आपके पास 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे कंपाउंड्स के लिए ये बात बोल सकते हो। आपके पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे तो आप जो उसके अंदर फर्दर एटम्स होते हैं कंपाउंड के अंदर उनके भी मोल्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने सबसे पहले क्या किया था, मोल को हमने कन्वर्ट किया था पार्टिकल के अंदर। अब उन पार्टिकल के अंदर हमने देखा था कि वो मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं हम, एंड हम एटम्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया था मोल के अंदर, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था नंबर ऑफ मोल्स का, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम देख रहे थे और डिवाइड बाय हमने Na वैल्यू से डिवाइड कर दिया था। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना था कि हमें मॉलिक्यूल्स लेना है। ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो हमें मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हुए चलना है, ना कि एटम। अगर एटम हमें मेंशन है तो पहले हमें मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। तो ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ ली है इस लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मास से रिलेट करेंगे मोल को, यानी कि हम मोलर मास निकालेंगे। So तब तक के लिए stay safe, stay connected and bye bye.